औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्रेड 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक 14.3 पढ़ने जा रहे हैं, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। प्रीवियस लेक्चर 14.2 में हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स पढ़ी थी, जिसमें हमने सबसे पहले मेल्टिंग पढ़ा था, यानी कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। देन हमारे पास बॉइलिंग आया था, लिक्विड टू इनटू गैस। फिर हम लोगों ने कंडेंसेशन पढ़ी है, लिक्विड टू गैस। इस टॉपिक में हम लोगों ने तीनों स्टेट्स को हम लोगों ने एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। ये जो ग्राफ है हमारे पास बेसिकली रिलेशनशिप है टेम्परेचर का और इंटरनल एनर्जी का, कि जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे आप इंटरनल एनर्जी को देखेंगे कि वो हमारे पास किस साइड पे जा रही है और वहाँ हमारे पास फिज़िकल स्टेट्स कैसे कन्वर्ट हो रही हैं। लास्ट 2 टॉपिक्स में भी मैंने आपको ग्राफ की हेल्प मदद से पढ़ाने की कोशिश की थी और उन्हीं ग्राफ्स को हम लोगों ने यहाँ एक ही ग्राफ में कंबाइन कर दिया है। इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। ये आपके पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे पास जो हीटिंग एंड कूलिंग कर्व है वो किन दो के दरमियान में हमारे पास रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो आप बता सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास हीटिंग एंड कूलिंग कर्व में बताया जाता है। सच अ ग्राफ इज़ कॉल्ड द हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। 14.2 shows such a curve when a substance is heated or cooled। आप देखेंगे फिगर 14.2 में हमारे पास स्टार्ट हो रहा है ग्राफ ए से, जहाँ सॉलिड स्टेट थी, यहाँ से बी पे गया है, तो बी से हमारे पास मेल्टिंग स्टेट स्टार्ट हो गया, सॉलिड इज़ कन्वर्टिंग इनटू गैस लिक्विड। बी से सी पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। सी से दोबारा जब हम लोगों ने इसको हीट अप किया है, टेम्परेचर हमने इसका इंक्रीज़ किया है, तो डी पे जाके ये लिक्विड स्टेट गैस में कन्वर्ट हो रही है। और यहाँ हमारे पास ये जो ग्राफ की लाइन है ये बता रही है कि इस स्टेट पे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो ये हमने पिछले भी टॉपिक में पढ़ा था कि इस स्टेट पे जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा होता तो सारी की सारी एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय फेस चेंज में कन्वर्ट हो रही होती है, यूटिलाइज़ हो रही होती है। देन हमारे पास ई गैस आ गया है और गैस पे जब हम इसको मज़ीद टेम्परेचर देंगे, मज़ीद इसको हीट अप करेंगे, तो गैस विल कन्वर्ट इट इनटू स्टीम। व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस एट पॉइंट ए इज़ हीटेड, हमने पॉइंट ए पे सॉलिड सब्सटेंस लिया है, इट्स टेम्परेचर इंक्रीज़। अब हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया है। आप लोगों को वाई एक्सिस पे टेम्परेचर नज़र आ रहा होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन में आगे जाता जाएगा। On attaining a specific temperature, it melts as shown by the point B in the figure 14.2. This point represents the melting point of a given solid. Further heating does not increase the temperature because the heat provided here is being utilized to melt all the solid substance as represented by the line B to C. अब ग्राफ में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि B से लेकर C तक हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ ना होने की वजह क्या है कि यहाँ हमारे पास जितनी भी हीट प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं वो यूटिलाइज़ हो रही है फेज़ चेंज पे। फेज़ कौन सी थी? हमारे पास सॉलिड थी और सॉलिड से हमारे पास आ गई है लिक्विड में। व्हेन ऑल सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड द टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग अगेन। यहाँ हमारे पास बी में हमारे पास सॉलिड था, जब तक सारा सॉलिड लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता तब तक हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। और जैसे ही हमारे पास सॉलिड लिक्विड में ऑल इन ऑल कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्परेचर अगेन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा अनटिल इट गेन द पोजीशन डी। ऑल द टेम्परेचर राइजिंग अगेन एज शोन इन द ग्राफ फॉर द पॉइंट्स C to D. At the temperature corresponding to the D, the liquid start boiling. The represents the boiling. This represents the boiling point of a liquid. Again, further heating does not increase the temperature till the whole liquid is converted into gas. A line D to E in the figure show no further rise in the temperature. The temperature again starts rising after the point E. This curve represented by the step A to F is called the heating curve. अब बेटा हम लोगों के पास ग्राफ है और ग्राफ आपके पास जहाँ भी आपके पास सीधी लाइन में होगा, यहाँ इट मीन्स कि यहाँ हमारे पास फेज़ चेंज हो रही है।
यहाँ हमारे पास ए से लेकर बी तक टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, सी से डी तक भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और ई से एफ़ तक भी। दो हमारे पास यहाँ हमारे पास पॉइंट है बी टू सी और डी टू ई। अब यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज जितनी भी एनर्जी हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर इसको दे रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं, वो एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बजाय यूटिलाइज़ हो रही है फेज़ चेंज पे। The same graph in the figure 14.2 can study in the reverse direction from the point F to A. It is called the cooling curve. अब हम लोगों ने जब इसको A से लेकर F तक पढ़ा है तो ये हमारे पास हीटिंग कर्व है। अगर हम इसको F से लेकर A तक हम लोग इसको रीडिंग करेंगे तो ये हमारे पास कूलिंग कर्व होगी कि कूलिंग कर्व में F से लेकर E तक हमारे पास स्टीम गैस में और थी और यहाँ हमारे पास E to D ये हमारे पास गैस कंडेंस हो रही है दोबारा लिक्विड में। अब लिक्विड भी हमारे पास आगे बी टू सी आ रहा है और सी से लेकर ए तक दोबारा हमारे पास सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। अगर इसको हम लोग रिवर्स में पढ़ेंगे तो ये हमारे पास सारी कूलिंग कर्व है और अगर इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो ये हमारे पास हीटिंग कर्व है। हीटिंग कर्व में हमारे पास सॉलिड से लेकर स्टीम तक जाएगा, ये हमारे पास हीटिंग कर्व है। और अगर हम लोग F से लेकर दोबारा A तक हम लोग आएंगे तो ये हमारे पास कूलिंग कर्व होगी। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। अगर रिवर्स डायरेक्शन में होगी तो कूलिंग। अब कूलिंग का हम लोग देखते हैं। When the gas present at the F is cooled, its temperature start decreasing. At the point E, it start converting into liquid. Temperature start decreasing. At the point A, it start converting into a liquid. This is called the condensation point or liquefaction point. At its represent the same temperature as the boiling point. The temperature will however remain constant during this process of condensation or liquefaction. Further cooling will convert the liquid into a solid at the point C, which is called the freezing point, and it represents the same temperature at the same melting point. The line C to B shows that the process of cooling is converting all the liquid into solid state is constant at constant temperature. For water, a heating curve will show the rise of temperature of ice until reach 0 degree centigrade melting point. Then it remains constant while the ice melt into liquid water. Further heating will increase the temperature again until it reaches at 100 degree centigrade boiling point. At this point, it remains constant while the liquid water is converted into steam. A cooling curve for water will show the temperature of a steam decreasing until it reaches 100 degree centigrade. It then remains constant while the steam condenses into liquid water. The temperature decreases again until it reaches 0 degree centigrade. Finally, it remains constant while the liquid water changes to ice. Line B to C and D to E shows that here the given energy is being utilized to change the phase from solid to liquid and from liquid to गैस रिस्पेक्टिवली। अब हीटिंग एंड कूलिंग कर्व का इन्होंने बताया है कि अगर हम लोग यहाँ से वाटर का लें, सपोज़ के हम लोगों ने एक वाटर को हीट अप करना शुरू किया है तो यहाँ हमारे पास वाटर आइस की फॉर्म में था। आइस की फॉर्म में जब इसको हम लोगों ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है और ये पॉइंट बी पे आ जाएगा। तो बी टू सी पे इसका टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा जब तक कि पानी सारे का सारा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। अब पॉइंट सी पे आके हमारे पास पानी लिक्विड फॉर्म में होगा। इसको जब तक आप हीट अप करेंगे, इसको टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे तो डी पॉइंट तक इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यहाँ हमारे पास डी पॉइंट पे आके 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड उस वक्त तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा जब तक कि सारा पानी गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। बेशक आप इसको हीट देते रहें, इसको एनर्जी देते रहें, वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करेगा क्योंकि अब वो वही एनर्जी वही हीट यूटिलाइज़ कर रहा है फेज़ चेंज पे। तो
तो ये हमारे पास अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाटर पढ़ें तो यहाँ से फिर हमारे पास वाटर विल कन्वर्ट इनटू स्टीम। क्विक चेक इसी चैप्टर के आज हैं 14.2 वाई डू वाटर वेपर्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कॉज मोर स्वीयर बर्न एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डू वी फील कम्फर्ट वेयरिंग कॉटन क्लॉथ इन समर। आपके इसी चैनल के शॉर्ट्स में 14.2 क्विक चेक आप लिखेंगे तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ मिल जाएंगे। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। फेस चेंज मटेरियल आर यूज इन थर्मल रेगुलेशन सच एज इन क्लॉथिंग और बिल्डिंग इंसुलेशन टू स्टोर एंड रिलीज थर्मल एनर्जी। पीसीएम मतलब कि हमारे पास फेस चेंज मटेरियल का डेली यूज़ इन्होंने बताया है कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में फेस चेंज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशंस हैं। तो ये हमारे पास हमारे जो कपड़े होते हैं स्पेशल टाइप के बनाए जाते हैं, वो जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज या वेदर चेंज के दौरान आप पहनते हैं, तो वो आप लोगों को टेम्परेचर से बाहर के टेम्परेचर से कम असरअंदाज होने देते हैं। प्लस हमारे पास पीसीएम मटेरियल यूज़ होते हैं वॉल्स में, घरों के कंस्ट्रक्शन में, दीवारों में इस्तेमाल होते हैं। वो जब दिन को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वो सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और अंदर का टेम्परेचर वो चेंज नहीं होने देते। सेम हमारे पास ऐसा ही होता है, जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है तो पीसीएम मटेरियल जो होते हैं दीवारों में इस्तेमाल हुए होते हैं, वो सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और अंदर के टेम्परेचर को ज़्यादा ठंडा नहीं होने देते।